नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। 2024 के चुनाव में चौथे चरण का मतदान कल संपन्न हो गया और इसी के साथ दक्षिण भारत की 131 सीटों पर भी नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन सवाल यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत बीजेपी या इंडिया गठबंधन किसके लिए संकट मोचक साबित होगा। यह सवाल इसीलिए क्योंकि उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी सीटों के शिखर पर है, वहीं कुछ राज्यों में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही है। चुनाव आते ही मोहम्मद की दुकान का बोर्ड उतर गया। नरेंद्र मोदी इस किताब को फाड़ कर फेंकना चाहते हैं। बीआरएस की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना के 17 सीटों पर चौथे चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत की 131 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया और इन सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता ने कर दिया, जिसका खुलासा 4 जून को होगा। और इसी के साथ सियासत के सबसे बड़े अखाड़े में दांव पेच का खेल 4 जून तक के लिए शांत हो गया। हमारा काम है ना, 5 साल से कोविड में कोई नजर नहीं आया, अच्छे बुरे वक्त में कोई नजर नहीं आया, तो हमारा काम है और हमको अल्लाह की जात पे पूरा कामिल यकीन है, अवाम पे यकीन है और इंशाल्लाह हम लोग पहले से ज्यादा भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। माधु जी, क्या लगता है आपको, किला ढा देंगे आप ओवैसी का? मेरे हिसाब से वो हट गया है। आज तो सिर्फ हम एग्जाम लिख रहे हैं क्योंकि वो लिखना ही पड़ेगा हमको। लोकसभा चुनाव में दक्षिण भारत का किला फतेह करने के लिए और दिल्ली दरबार की सत्ता पर काबिज होने के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। क्या मोदी, क्या राहुल दोनों के नेतृत्व में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने दक्षिण की परिक्रमा की, जनता के बीच वादों का पिटारा खोला, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बाण छोड़े। कौन अफ्रीकन है, कौन भारतीय है, अब ये कांग्रेस हमारे रंग से तय करेगी। कांग्रेस पार्टी, बहन शर्मिला, मैं खारगे जी, इंडिया गठबंधन, राजशेखर रेड्डी इस किताब की रक्षा करते हैं। जो भी आपको आज तक मिला है वो इस संविधान से मिला है। सिर्फ मोदी राहुल ही नहीं, उनके सहयोगी दिग्गजों ने भी दक्षिण की धरती पर खूब हुंकार भरी, अपनी ताकत दिखाई, जनता को अपना होने का लाभ और दूसरों का नुकसान समझाया, पूरा सियासी समीकरण समझाया। 4 वंदे भारत ट्रेन चालू करी, 26,000 करोड़ की रेलवे की परियोजना फाइनल कर दी, 1,000 करोड़ से सिकंदराबाद और चिरल्लापल्ली 2 रेलवे स्टेशन नए बनाने के काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीआरएस की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और बीआरएस इस इलेक्शन में इनडायरेक्टली बीजेपी के साथ रहने से वो एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। केसीआर ने बीजेपी के संविधान बदलने का जो बात कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं किया। भले ही दक्षिण में चुनाव संपन्न हो गए हों, लेकिन एक बात तो साफ है कि 24 के चुनावी चौसर में दक्षिण वो सेंटर पॉइंट बनने वाला है जिसके बिना किसी की सरकार नहीं बन सकती। ये वो आधार है जिसकी बुनियाद पर दिल्ली दरबार में सत्ता का दावेदार तय होगा। ऐसे में इस बार किसका पलड़ा कितना भारी है, ये जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। दक्षिण के 5 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर कुल 131 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें कर्नाटक में 28, तेलंगाना में 17, तमिलनाडु में 39, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20, पुडुचेरी की 1 और लक्षद्वीप की 1 सीट आती है। बीजेपी उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत में बेहद कमजोर नजर आती है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने दक्षिण भारत पर अपना पूरा जोर लगाया। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन को लीड कर रही कांग्रेस को उत्तर भारत के मुकाबले दक्षिण भारत से ज्यादा उम्मीदें। ऐसे में अगर आंकड़ों पर गौर करें तो दक्षिण भारत में कुल 131 सीटें आती हैं, जिनमें से 30 सीटों पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। वहीं कांग्रेस के पास 27 सीटें। यहां क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है और उन्होंने 74 सीटों पर कब्जा जमाया।
लेकिन 2019 के मुकाबले 2024 में वक्त और हालात दोनों बदले। समय के साथ जहां बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, तो वहीं दक्षिण के कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव कम हुआ है। हालांकि अगर पूरे दक्षिण भारत पर फोकस करें तो क्षेत्रीय दल आज भी किंग मेकर की भूमिका में है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लोकसभा में जीत का सपना देख रही बीजेपी और कांग्रेस बिना क्षेत्रीय दलों के समर्थन के क्या दक्षिण की परिक्रमा पूरी कर पाएंगे? बात की जाए जहां आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि बीजेपी के लिए जहां उतना ही कठिन था तेलंगाना में अपनी पकड़ बनाना, वहीं कांग्रेस जो कि पिछले 2 चुनावों में लगातार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में साफ होती आई है, उसको उम्मीद है कि शायद इस बार वह बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेगी। कांटे की टक्कर है इन राज्यों में, हालांकि बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल है, एडवांटेज इंडी जरूर है। 2024 में दक्षिण से एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों को उम्मीद है, लेकिन कर्नाटक को छोड़ दे बाकी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज घटा है, जिससे पार्टियों का टेंशन का मीटर अप हो गया, क्योंकि मतदाताओं का वोटिंग के लिए ना आना सीटों के नतीजों पर बड़ा असर डालता है। आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार कर्नाटक में 70.7% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं 2019 में कर्नाटक में 68.81% वोटिंग हुई थी, यानी 1.89% इस बार ज्यादा हुई। वहीं तेलंगाना की बात करें तो शाम 5 बजे तक तेलंगाना में 61.16% वोटिंग हुई। वहीं 2019 में 62.77% वोटिंग हुई, यानी इस बार 1.61% वोटिंग कम हुई। आंध्र प्रदेश में शाम 5 बजे तक 68.4% वोटिंग हुई। वहीं 2019 में 80.34% वोटिंग हुई थी, यानी इस बार 12.34% कम लोगों ने वोट किया। केरल में इस बार 71.27% तो 2019 में 77.84% वोटिंग हुई थी। तमिलनाडु में इस बार 69.72%, वहीं 2019 में 72.46% वोटिंग हुई थी। पुडुचेरी में इस बार 78.90% वोटिंग हुई है, वहीं 2019 में 81.25% वोटिंग हुई थी, यानी 2.35% वोटिंग प्रतिशत घटा। वहीं लक्षद्वीप में इस बार 84.16% वोटिंग हुई, वहीं 85.21% 2019 में हुई थी, यानी 1.06% वोटिंग का घटा। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की करें तो यहां चौथे चरण में 25 की 25 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गया। इस बार यहां मुकाबला एनडीए इंडिया गठबंधन के बीच नहीं, बल्कि सही मायनों में यहां लड़ाई 2 क्षेत्रीय दलों के बीच है, और वो है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसी के बीच। हालांकि सीटों की बात करें तो इस बार एनडीए गठबंधन में 3 पार्टियां चुनावी मैदान में उतरी। टीडीपी ने जहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो वहीं बीजेपी ने 6 सीटों पर, गठबंधन के तीसरे दल यानी जेएनपी ने भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। उधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस 23 सीटों पर, सीपीआई 1 सीट पर और सीपीएम 1 सीट पर चुनावी मैदान में उतरी। वहीं जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआरसी ने किसी से गठबंधन नहीं किया और वो अकेले ही चुनावी मैदान में उतरे। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस ने 22 और टीडीपी ने 3 सीटें जीती थी, यानी यहां राष्ट्रीय दलों को जनता ने नकार दिया। ऐसे में इस बार पीएम मोदी ने आंध्र की धरती पर कई रैलियां की, खुद के साथ साथ पार्टियों को जीवंत करने की कोशिश की, लेकिन माना जाता है कि यहां का वोट बैंक हमेशा से टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमता नजर आता है। 2019 में अगड़ी जाति के 57% वोटर्स ने टीडीपी को वोट किया, तो वहीं 29% अगड़ी जाति के वोटर्स ने वाईएसआर कांग्रेस पर भरोसा जताया। वहीं रेड्डी समाज के 8% लोगों ने चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को वोट किया, तो वहीं 86% लोगों ने जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। वहीं कम्मा समाज की बात करें तो 61% ने टीडीपी को वोट किया, तो वहीं 34% ने वाईएसआरसी को। कापू के 47% लोगों ने टीडीपी को, तो 19% लोगों ने वाईएसआरसी को वोट किया। ओबीसी 46% टीडीपी के साथ, तो 41% वाईएसआरसी के साथ। एससी 31% टीडीपी के साथ, तो 64% वाईएसआर के साथ। एसटी 14% टीडीपी के साथ, तो 86% वाईएसआर कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आया। वहीं मुस्लिम 46% टीडीपी के साथ, तो वहीं 49% वाईएसआरसी के साथ।
वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आंध्रा के उलट स्थिति है, क्योंकि यहां समय के साथ क्षेत्रीय दल सिमटते और राष्ट्रीय दल हावी होते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में केसीआर की बीआरएस के पस्त होने और कांग्रेस के उभरने से तेलंगाना का राजनीतिक चरित्र बदल गया है। राज्य की सत्ता में पहली बार कांग्रेस आने के बाद से भाजपा की जमीन भी उर्वरा होती जा रही, जिससे 2024 का चुनाव यहां बीजेपी बनाम कांग्रेस नजर आता है। 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों में से बीआरएस 9, एनडीए 4, कांग्रेस 3, एआईएमआईएम को 1 सीट मिली थी। हैदराबाद में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक है। वहीं बीआरएस के खेमे का सन्नाटा बताता है कि राज्य की सत्ता से बेदखल होने के बाद तीसरी ताकत को टिके रहने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही। बीआरएस की कमजोरियां धीरे धीरे बेपर्दा होने लगी। ये जो 2024 का चुनाव है पार्लियामेंट, सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर है। और अगर मैं इसको और भी स्पेसिफाई करूं, कांग्रेस वर्सेस मोदी है। देश में मोदी बनाम राहुल गांधी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर रेवंत रेड्डी का चेहरा यूज कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी का चेहरा या फिर जो उनका पर्सनालिटी है, उनका जो फोटो है, वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। रेवंत को पुश कर रही है, क्योंकि रेवंत अच्छी तरह से अपना नैरेटिव हो या पर्सपेक्टिव हो, वो अच्छा बना रहे हैं। हैदराबाद की चुनावी रणभेरी भले ही अब तक असदुद्दीन ओवैसी के लिए आसान रही, लेकिन 2024 में उनकी चुनौती इतनी आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी ने वॉक ओवर देने से इनकार करते हुए एक मजबूत महिला कैंडिडेट माधवी लता को चुनावी मैदान में उतारा है। राष्ट्रवाद की छवि और हिंदुत्व पर वो आक्रामक तरीके से बोलती। मुस्लिम महिलाओं के बीच उनकी अच्छी पैठ है। साफ है, बीजेपी ने हैदराबाद से पहली बार ऐसा उम्मीदवार उतारा है जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के बीच उम्मीद भी है और जोश भी। जो बीजेपी और आरएसएस हमारी तहजीब और तमद्दुन के खिलाफ है, हम उसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देंगे। हम उस उम्मीदवार के खिलाफ वोट देंगे जो हमारी इबादत गाहों पर तीर चलाने का काम करना चाहती है। हम तीर चलाने वालों को वोट नहीं देंगे, हम मोहब्बत बरसाने वालों का साथ देंगे। हम इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाने वालों का साथ नहीं देंगे, हम इबादत गाहों की हिफाजत करने वालों का साथ देंगे। असदुद्दीन ओवैसी ट्रिपल तलाक के विरुद्ध में वोट डालना चाह रहे थे। इसका मतलब है वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, औरत जात से वो मर्यादा नहीं रखते हैं। औरत को वो आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस प्रकार के राजनीतिक ने जब तक पॉलिटिक्स में है, औरत की बढ़ावा, औरत आगे कभी नहीं बढ़ेगी। कर्नाटक से इस बार बीजेपी को खासी उम्मीदें हैं। इसी उम्मीद के चक्कर में बीजेपी ने एचडी कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस से हाथ मिलाया, लेकिन कर्नाटक के 28 में से 14 सीटों के मतदान के अगले ही दिन पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते और कर्नाटक सरकार के पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। ऐसा झटका जो बीजेपी के गले की हड्डी बन गई। हालांकि उसके बाद बाकी 14 सीटों पर मतदान से बीजेपी को नुकसान तो जरूर होगा। 2900 वीडियो, उतना औरत है उसमें, इतना संतरस्त लोग है, तो किसी के लिए भी किसी काम के लिए भी गए होंगे उनके पास, और उनके साथ ही काम करते होंगे, उनके घर में काम करते होंगे। बूढ़ी औरत के साथ भी वो ऐसा करता है तो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सोसाइटी इतना अभी तक मॉरल खोया नहीं है। कितने भी पॉलिटिशियन खोया होगा, सोसाइटी अभी तक उसको देखती है, उतना होता है। सत्ता की हैट्रिक बनाने के लिए पीएम मोदी ने नए साल की शुरुआत दक्षिण भारत के राज्यों से की। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने गारंटियों का दम भरा था, तो पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों में मोदी की गारंटियों का बिगुल फूंक दिया। अपने दक्षिण के दौरे में पीएम मोदी तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल का दौरा किया। प्रधानमंत्री ने तीनों जगहों पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं पीएम मोदी ने लक्षद्वीप में 1,150 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने केरल में रोड शो के जरिए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर करारा हमला किया। पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर में रोड शो किया। इसके बाद पीएम मोदी ने बीजेपी के महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए केरल की बेटियों की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में भूमिका की तारीफ की। केरला की बेटियां ने भारत की आजादी, संस्कृति और संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एवी कट्टीमालु अम्मा, अकम्मा चेरियन,
रोसम्मा पनूस जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। आदिवासी कलाकार नांजियम्मा ने को उनकी अद्भुत कला के लिए नेशनल अवार्ड देना, इसका सौभाग्य भी हमें मिला। पीटी उषा जी हो, अंजू बॉबी जॉर्ज हो, ये पूरे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। दक्षिण भारत को साधने के लिए बीजेपी ने हिंदुत्व और मंदिर कार्ड का भी इस्तेमाल किया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के आंध्र प्रदेश और केरल के दौरे पर भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लेपाक्षी पहुंचकर 486 साल पुराने वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में बैठकर पीएम मोदी ने राम भजन भी किया। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। ऐसे में उस नुकसान की भरपाई सिर्फ दक्षिण भारत के राज्यों से ही हो सकती है। यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण भारत के राज्यों में बेहद बारीकी से चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी CCC फॉर्मूले पर काम कर रही है। CCC का मतलब है कल्चरल नेशनलिज्म, करप्शन और क्रेडिबिलिटी। जानकारों का मानना है कि बीजेपी की कोशिश है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी लोकप्रिय हस्तियों को पार्टी से जोड़ा जाए और वोटर्स के बीच अपनी विश्वसनीयता को मजबूत किया जाए। तेलंगाना को छोड़कर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में कांग्रेस की हालत कुछ खास अच्छी नहीं। कांग्रेस के कैडर, लीडर और वोटर तेजी से दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। कांग्रेस यहां बीजेपी का डर दिखाकर पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। पुरानी पार्टी होने के नाते लोगों को अपने काम याद दिला रही है और कोशिश कर रही है कि पार्टी का पुनर्गठन किया जा सके। हालांकि दक्षिण में जिसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा उसी की सरकार दिल्ली में बनेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनावी चौसर में दक्षिण में किसका झंडा बुलंद होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।